Good morning everyone. Yesterday we were reading fourth chapter, A Truly Beautiful Mind. So let's continue our reading. We were on page number 48 and paragraph number 9. So let's continue our reading. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. एल्बर्ट आइंस्टीन के जो पेपर्स पब्लिश हुए हैं उनमें 1905 में काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर निकला जो कि किस पे बेस्ड था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मीन्स उसमें क्या डिस्क्राइब किया था कि टाइम और डिस्टेंस जो है दे आर नॉट एब्सोल्यूट, मीन्स दे आर नॉट फिक्स्ड। इंडीड टू perfectly accurate clocks will not continue to show same time if they come together again after a journey. One of them has been moving very fast relative to the other. क्या एग्जाम्पल दिया है कि अगर टू क्लॉक्स अगर वो साथ में जर्नी स्टार्ट करती हैं और एक उसमें से दूसरे से ज्यादा फास्ट चलती है तो वो भी क्या है कि सेम टाइम शो नहीं करेंगी। फ्रॉम दिस followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy। और इसी से क्या है कि वर्ल्ड का सबसे फेमस फॉर्मूला जो मास और एनर्जी से रिलेटेड है वो डेराइव किया गया। एंड व्हाट वाज दैट फॉर्मूला? इट इज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। हियर E इज द एनर्जी एंड m इज मास एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और ये जो फॉर्मूला है, साइंटिफिक फॉर्मूला है, इसको एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बहुत ही लेमैन तरीके से भी डिस्क्राइब किया है, बहुत ही सिंप्लीफाई करके भी डिस्क्राइब किया है। एक एग्जांपल देखें, जैसे व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours इट सीम्स लाइक 2 minutes। होता क्या है कि जब आप एक अच्छी लड़की, एक सुंदर लड़की के साथ बैठते हो 2 घंटे के लिए तो आपको वो टाइम क्या है 2 मिनट के बराबर लगता है। व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 minutes इट सीम्स 2 hours। लेकिन जब आप एक गर्म तवे पे बैठ के देखो 2 मिनट के लिए वो आपको 2 घंटे के बराबर लगेंगे। दैट्स रिलेटिविटी। यही रिलेटिविटी है, एल्बर्ट आइंस्टीन ने डिस्क्राइब किया है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज नंबर 49। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Unraveling means starting to fail. जब आइंस्टीन फिजिक्स की इतनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा था तो उसकी लाइफ में भी क्या है काफी कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी। एल्बर्ट वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग द स्टडीज। प्रॉब्लम क्या थी कि एल्बर्ट जो है ही वांटेड टू गेट मैरिड विद मिलेवा आफ्टर फिनिशिंग हिज ग्रेजुएशन, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट। लेकिन उसकी मदर, एल्बर्ट आइंस्टीन की जो मदर थी, शी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ मैरिंग बोथ ऑफ देम। She thought Mileva was 3 years older than her son, was too old for him. रीजन क्या था किस लिए वो डिसएग्री थी इस प्रपोजल से? क्योंकि मिलेवा वॉज 3 years older than आइंस्टीन और उनको लगता था कि वो उम्र में आइंस्टीन से ज्यादा ही बड़ी है। She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. और दूसरा रीजन क्या था कि सी इज बोदर्ड बाय मिलेवियाज इंटेलिजेंस। बोदर्ड मीन्स कंसर्न्ड, चिंतित। वो मिलेवा की क्या है इंटेलिजेंस से भी चिंतित थी कि दोनों एक जैसे इंटेलिजेंट हो जाएंगे तो देयर में बी सम क्लेसेस इन फ्यूचर। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 और 1903 में दोनों ने शादी की एंड हैड 2 sons और उनके 2 बेटे होते हैं। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फाल्टर्ड मीन्स बिकम वीक और वीकेंड। लेकिन कुछ सालों बाद क्या है उनकी शादी जो है वो कमजोर पड़ती जाती है। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। रीजन क्या था कि क्योंकि मिलेवा वाज ऑल्सो एज इंटेलिजेंट एज आइंस्टीन, शी हैड ऑल्सो एम्बिशन टू बिकम अ साइंटिस्ट और टू इन्वेंट समथिंग। लेकिन घर गृहस्थी की वजह से और बच्चे 2 उनके बेटे हो जाते हैं, इस वजह से क्या होता है कि उसका जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन था, बौद्धिक जो लक्ष्य था वो पीछे रह जाता है एंड सी बिकेम एक नाखुश मतलब अनहैप्पी हाउसवाइफ बन के रह जाती है वो।
आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919। और कई सालों तक लड़ाई के बाद क्या होता है कि 1919 में दोनों डाइवोर्स ले लेते हैं। आइंस्टीन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर। और उसी साल क्या है, आइंस्टीन एल्सा जो कि उसकी कजन थी उससे शादी कर लेता है। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइड्स विद हिज राइज टू द वर्ल्ड फेम। और उन आइंस्टीन की पर्सनल लाइफ में जो कुछ घटना हो रही थी कि एक चैप्टर क्लोज हुआ, मिलेवा का सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ, तो उसी सेम टाइम पे क्या है कि वर्ल्ड में उनका फेम जो था, पॉपुलैरिटी थी, वो भी बढ़ रही थी। In 1915, he had published his journal Theory of Relativity, which provided a new interpretation of gravity. 1915 में क्या है कि उन्होंने अपनी रिलेटिविटी की थ्योरी को पब्लिश करवाया, जो कि ग्रेविटी को एक नए ढंग से इंटरप्रेट मीन्स एक्सप्लेन करती थी। An eclipse of sun in 1919 brought proof that it was accurate. और 1919 में एक सूर्य ग्रहण हुआ जिससे ये प्रूव भी हो चुका था कि जो कैलकुलेशन उन्होंने की थी वो बिल्कुल एक्यूरेट मीन्स बिल्कुल सही थी। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम द फिक्स्ड स्टार वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। क्योंकि आइंस्टीन ने इन एडवांस पहले से ये कैलकुलेट कर लिया था कि जो फिक्स स्टार्स हैं उनसे लाइट कितना अपने पाथ से डेविएट होती है सन के ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण। द न्यूज पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। प्रोक्लेम्ड मीन्स घोषणा करना, किसी चीज को बताना। तो न्यूज पेपर्स ने उनकी जो ये डिस्कवरी थी, ये जो इंटरप्रिटेशन थी, इसको एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का नाम दिया, वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया। आइंस्टीन रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1921। इट इज वेरी important question कि when did Einstein receive Nobel Prize? In 1921. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded with press. और नोबेल प्राइज मिलने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे उनको सम्मान मिलते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको इनवाइट किया जाता है बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, और प्रेस वगैरह भी क्या है उनसे बहुत ज्यादा इंटरव्यूज होते हैं। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to United States. और 1933 में क्या होता है कि जर्मनी में नाजी लोग पावर में आ जाते हैं। दैट्स वाई जो माइनर कम्युनिटीज थी वहां पे उन पे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। हिटलर वगैरह क्या है कि जो जैसे यहूदी लोग थे, जूज थे, या फिर और माइनर कम्युनिटी थी, उन पे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। इवन उनके फंडामेंटल राइट्स को भी सीज कर दिया जाता है। और इसी कारण से क्या होता है कि आइंस्टीन यूएस से माइग्रेट चले जाते हैं। 5 years लेटर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन अप्रोर। और उसके 5 साल बाद क्या होता है, जब न्यूक्लियर फिशन की डिस्कवरी होती है बर्लिन में, तो जो अमेरिकन फिजिसिस्ट थे वो काफी चिंतित हो जाते हैं। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म। और फासिज्म की वजह से क्या है कि कई उनमें से वहां से भाग भी जाते हैं। फ्लेड फ्रॉम मीन्स चले जाना। जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जैसे कि आइंस्टीन भी चले गए थे। एंड नाउ दे वर अफ्रेड दैट नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब। और अब उनके सबसे मेन कंसर्न, सबसे बड़ी चिंता क्या थी कि नाजी लोग जो हैं दे आर सो मच पावरफुल दैट दे कैन बिल्ड एन एटम बॉम्ब एंड दे कैन ऑल्सो यूज इट। एंड यूजिंग एन एटम बॉम्ब मीन्स a total destruction. At the urging of a colleague means जो हमारे साथ में काम करते हैं ऑफिस वगैरह में, आइंस्टीन wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 अगस्त 1939. क्या होता है कि 2 अगस्त 1939 को आइंस्टीन के एक कलीग उनसे अर्जिंग होता है, रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट उस टाइम पे कौन थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उसको लेटर लिखे इन विच ही वांट अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप। विच टाइप? एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. और अपने लेटर में क्या है कि उन्होंने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को वार्न किया इस बात के लिए कि अगर इस तरह का बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब यूज किया गया तो ना केवल वो एरिया जिसपे यूज किया जाएगा बल्कि उसके सराउंडिंग जो एरिया है वो भी पूरी तरह से नष्ट हो सकता है।
हिज वर्ड्स डिड नॉट फॉल टू हैव एन इफेक्ट, और ऐसा नहीं था कि उसके शब्दों का कोई प्रभाव नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ. द अमेरिकन्स डेवलप्ड the atomic bomb in secret project of their own and dropped it on the Japanese cities Hiroshima and Nagasaki in August 1945. और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि अमेरिकन्स ने भी सीक्रेटली एटॉमिक बॉम्ब बनाया एंड दे यूज्ड इट ऑन 2 फेमस सिटीज ऑफ जापान, हिरोशिमा एंड नागासाकी, इन 1945. आइंस्टीन वॉज डीपली सेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन. और इन एटॉमिक बॉम्ब्स की वजह से जितना डिस्ट्रक्शन, जितना विनाश हुआ, डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश, उसकी वजह से आइंस्टीन जो है बहुत ज्यादा, मतलब डीपली शेकन मीन्स बहुत ज्यादा दुखी होते हैं. दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड स्टेट्स. अब की बार क्या है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स को लेटर लिखते हैं. इन इट ही प्रपोज टू फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट. और इस लेटर में वो क्या प्रपोज करते हैं कि देयर शुड बी अ वर्ल्ड गवर्नमेंट which should control all the countries to use such type of destructive bombs. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. लेकिन जैसे रूजवेल्ट को लेटर लिखा था उसका इम्पैक्ट पड़ा, इस लेटर का कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ. बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स आइंस्टीन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. लेकिन बाद के कुछ दशकों में क्या होता है, कुछ ईयर्स में क्या होता है कि आइंस्टीन गोट मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स बिकॉज ही वॉज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द सोसाइटी एंड ह्यूमन बीइंग्स. दैट्स वाई ही वॉज इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. आइंस्टीन agitating for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy. और वो अपनी जितनी भी पॉपुलरिटी थी उसको किस लिए यूज करते थे, आर्म्स बिल्डअप मीन्स हथियार बनाने और उनका यूज करने को रोकने के लिए. और वो चाहते थे कि पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में शांति और डेमोक्रेसी मीन्स सभी कंट्रीज में डेमोक्रेसी बने. When Einstein died in 1955 at the age of 76, और 76 ईयर्स के होने के बाद जब आइंस्टीन की डेथ होती है, कब, 1955 में. He was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. तो उनकी मौत के बाद, यानी कि आज भी हम उसको न केवल एक साइंटिफिक जीनियस के रूप में याद करते हैं बल्कि एक वर्ल्ड सिटीजन यानी कि पूरे संसार के नागरिक के रूप में याद करते हैं. बिकॉज ही वॉज कंसर्न्ड अबाउट द होल वर्ल्ड. ही थिंक्स दैट होल वर्ल्ड इज अ फैमिली एंड he was concerned about the welfare of the world. That's why he is remembered as a world citizen. So this is your chapter beta. If you do have any problem then please ask. Okay, have a nice day.